हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आपका भरपूर अभिनंदन है। और ये करंट अफेयर्स की क्लासेस सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 5 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। मंडे टू फ्राइडे आपकी ये कक्षा रहती है। तो आपको पहले बता देते हैं कि हम क्या-क्या न्यूज़ कवर करने वाले हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के अधिवेशन की मेजबानी भारत के हाथों में। अब की बार इस विश्व धरोहर समिति की सत्र की जो मेजबानी है भारत को दी गई है, तो इनके बारे में बातें करेंगे। किस प्रकार से ये समिति कार्य करती है, किस प्रकार से यूनेस्को किसी भी स्थल को विश्व विरासत स्थल घोषित करता है। फिर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। दूसरी न्यूज़ हम कवर करेंगे भारत और चीन के बारे में। भारत चीन सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रयासों को दुगना करने पर सहमति हुई है। भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और चीनी समकक्ष बीच में। ठीक है। तो अभी हाल ही में आपको पता है एससीओ सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? तो सुब्रमण्यम जयशंकर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने स्किप कर दिया था उसमें जाना, क्योंकि उनको रशिया जाना है और ऑस्ट्रिया जाना है। लोकसभा सदस्यों के शपथ ग्रहण पर नियम बनाने के लिए एक समिति की शुरुआत की गई है, और वो समिति किस प्रकार से शपथ ग्रहण के नियमों को बनाएगी उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। ये समिति की हम बात करें तो इसका गठन किसने किया है? तो लोकसभा अध्यक्ष ने किया है। ठीक है। और उसके बाद में आपने एक नाम सुना होगा, एक नया वायरस आया है जीका वायरस नाम से। महाराष्ट्र में इस जीका वायरस के कुछ मामले देखे गए हैं। उन्हीं मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में आपने बखूबी सुना है। इस मिशन के बारे में क्या था वो बातचीत कवर करेंगे। और इसको मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। और एक इम्पोर्टेंट राजनीति की ये न्यूज़ भी है, हेमंत सोरेन ने तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अभी जो चंपई सोरेन थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था परसों 3 जुलाई को, और 4 जुलाई यानी कि कल शाम को ही हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। इनके बारे में डिटेल से हम बातें कवर करेंगे। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन को भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारी पहली न्यूज़ की तरफ। इंडिया टू होस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन इन न्यू दिल्ली फ्रॉम जुलाई 21। अभी नई दिल्ली में ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन होने वाला है। भारत को इसकी मेजबानी के बारे में कहा गया है। और कब से कब तक चलेगा ये? जुलाई 21 तारीख से शुरू होगा ये कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में 195 देशों के राज्य दलों के साथ-साथ वहाँ के सलाहकार निकाय, वरिष्ठ राजनयिक विरासत विशेषज्ञ भी आएँगे, बहुत सारे विद्वान भी आएँगे, अलग-अलग शोधकर्ता भी आएँगे। अगर हम टोटल बात करें कितने डेलीगेट्स यहाँ पर आएँगे, 2500 के आसपास में। 195 देशों का प्रतिनिधित्व रहेगा इसमें। ठीक है ना? और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का कौन सा सेशन होने वाला है? ये 46वां सत्र होने वाला है, और 21 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक ये कार्यक्रम आयोजित करवाया जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका ये आयोजन होना है। ठीक है ना? और इनके बारे में आप डिटेल में बातें कर सकते हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं 46वें सत्र की, जिसकी मेज़बानी भारत को दी गई है। और इससे पहले जो 45वां सेशन हुआ था,
उस की मेजबानी किसके हाथों में दी गई थी? सऊदी अरबिया को। और सऊदी अरेबिया की राजधानी क्या है? रियाद। तो रियाद में वहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जब 45वां सत्र शुरू हुआ था। अब जैसे हम बात करते हैं करंट मेंबर्स जो हैं इस कमेटी के, वो कौन कौन से हैं। 24वीं जनरल असेंबली की बात करें इस यूनेस्को की, उसके चुनाव के बाद में इस समिति के वर्तमान में जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुल्गारिया, ग्रीस, इंडिया, इटली, जमाइका, जापान, कजाकिस्तान, केन्या, लेबनान, मेक्सिको, कतर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रवांडा, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनडाइंस, सेनेगल्स, तुर्की, यूक्रेन, वियतनाम और जाम्बिया। ये जो देश हैं वो इस कमेटी के सदस्य देश हैं और ये यहाँ पर क्या होंगे, इसमें शामिल रहेंगे। तो देखने वाला होगा ये कार्यक्रम कि किस प्रकार से हमारा भारत इसकी मेजबानी करता है। तो चलिए एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को का क्या कार्य होता है? वो किसी भी स्थल को विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है, ठीक है ना। तो यूनेस्को, अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म को देखें तो यहां पर देख सकते हैं UNESCO। यू का मतलब हो क्या होता है? यूनाइटेड। एन का मतलब नेशन, यूनाइटेड नेशंस। ई से होता है एजुकेशनल, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल। इसका मतलब साइंटिफिक। और सी का मतलब कल्चरल। और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके नाम में ही आपको इनका जो प्रिंसिपल है, इनके जो मूल्य हैं वो आपको पता लग जाएंगे। ये आपस में देशों को जोड़ने का काम करता है, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षिक दृष्टि से, सांस्कृतिक रूप से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो जैसे अगर उनको लगता है कि ये स्थल इतिहास में बड़ा एक प्रसिद्ध रहा है, चाहे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रहा हो, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से रहा हो, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से रहा हो, उस स्थल को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि भारत में कितने वर्तमान में विश्व धरोहर स्थल घोषित किए गए हैं? अगर आपने लिखा होगा ना 42, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। और आपने एक नाम जरूर सुना होगा शांति निकेतन का। शांति निकेतन जो है ये विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कब? 2023 सितंबर में, ठीक है ना। और जैसे हम बात करें ये कौन से नंबर का है, तो 41वें नंबर का है, ठीक है ना, 41वां। तो थोड़ा सा आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर है? ये भी आपको बिंदु ध्यान में रखना है। जब आपसे ये पूछा जाए कि हमारे भारत में कोई भी स्थल है उसे राष्ट्रीय स्तर का घोषित करना है, तो फिर किसका नाम आएगा? एएसआई का नाम आएगा। किसी स्थल को राष्ट्रीय स्तर का घोषित करना हो तो एएसआई करती है। किसी स्थल को विश्व स्तर का स्थल घोषित करना हो तो यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एग्री टू रीडबल एफर्ट्स टू रिजोल्व रिमेनिंग बॉर्डर इश्यूज, ईएएम जयशंकर आफ्टर टॉक्स विद चाइनाज वांग यी। हमारे जो जयशंकर हैं, विदेश मंत्री जयशंकर, उन्होंने चाइना के समकक्ष वांग यी के साथ चर्चा की और जो भी सीमा मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए बेहतरीन प्रयास कितने हो सकते हैं उससे भी दुगना हम करेंगे, इन बातों पर सहमति हुई। लेकिन आपको पता है चाइना तो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता है, कहता कुछ और है करता कुछ और है। अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत ये चलता है। लेकिन फिर भी
कजाकिस्तान की राजधानी में ये जो एससीओ सम्मेलन हो रहा था, जिसमें हमारे भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसी कार्यक्रम के दौरान, उसी शिखर सम्मेलन के दौरान हमारे जयशंकर चाइना के यांग यी से मिले और इन्होंने कहा कि हम एलएसी का सम्मान करेंगे, सीमा क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करना ये हमारे लिए आवश्यक भी है। ठीक है ना? तो इस प्रकार की इनकी ये जो बातें हुई, और मूल रूप से देखा जाए तो हमारा इशू कौन सा रहता है, यही तो बॉर्डर इशू ही रहता है। ठीक है, जो कि हमारा कौन सी दिशा में है, तो लद्दाख के ये पूर्व में है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा आपको अगर ये पूछा जाए कि ये जो बॉर्डर है जिसका हम इशू मानते हैं और ये हमेशा रहा है, उसी इशू को रिजोल्व करने का प्रयास होता रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। ये है चाइना के यांग ली। इनकी आंखें देखिए, जैसे लगता हो कोई मक्खी लड़ गई है ना? चलिए, कोई बात नहीं, ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए। भारत और चीन के बीच को अगर हम देखें तो एक रेखा खींची गई है, तो क्या आप बता सकते हैं उस रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? जल्दी जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें नाम लिखा होगा मैकमोहन रेखा, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। थोड़ा सा अभी इनके बारे में अगर बात करें, भारत और चाइना की, भारत और चाइना के बीच में 1962 में एक लड़ाई हुई थी जो बड़ी प्रसिद्ध रहती है। 28 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच में साइन किए गए थे। भारत की आजादी के समय भारत और चीन के रिश्ते उतने कड़वे नहीं थे जितने 1962 के बाद से बने, क्योंकि उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था। इसीलिए भारत ने अपने पड़ोसी चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने में ही अपनी भलाई समझी। यही कारण है कि जब चीन तिब्बत पर आक्रमण कर रहा था, तो भारत ने उसका कड़ा विरोध नहीं किया। चीन के साथ भारत के रिश्ते तब खराब होने लगे। ठीक है ना? तो ये हमें बातें ध्यान में रखनी है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। दोनों देशों के बीच में 1962 का ये युद्ध भी हुआ। तो अभी भी वर्तमान में जारी रहता है। और आपने एक नाम सुना होगा, हिंदी चीनी भाई भाई। तो क्या वो ऐसा फील करवाते हैं कि वो वास्तव में भाई हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं, करते कुछ और हैं। झड़पें तो होती रही है ना, हमेशा से। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को तो वो कई बार अपना बता चुके हैं, अपना मैप भी जारी कर चुके हैं। देखते हैं कितना प्रभाव हो सकता है। क्या हम उस अक्साई जो चीन का क्षेत्र है, उसे हम अपना हिस्सा मान के उसे अपने ऑफिशियली, यानी कि विश्व स्तर पर ऑफिशियली हम अपने मैप में दिखा पाएंगे? तो देखते हैं सरकार क्या कर पाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। लोकसभा स्पीकर फॉर्म्स पैनल टू फ्रेम रूल्स एंड ओथ टेकिंग ऑफ मेंबर्स। जो लोकसभा में मेंबर्स जो होते हैं, वो अभी ओथ लेते हैं। उनका जो नियम है फिलहाल तो अलग है, लेकिन अभी एक नई समिति का गठन किया गया है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, जो कि ये निर्धारित करेगी कि ओ, ओ, ओथ दिलाई जाएगी, शपथ दिलाई जाएगी लोकसभा में, वो किस प्रकार से होगी, क्या क्या उसमें होगा। ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है, इसमें हमें चीजें देखनी चाहिए। किरण रिजिजू, जो कि हमारी संसदीय कार्य के अभी मंत्री बने हैं इस कार्यकाल में, उन्होंने कहा है कि शपथ जो है ना, वो शपथ ग्रहण करना एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कांग्रेस से प्रधानमंत्री की कुर्सी का सम्मान करने और सुर्खियों की तलाश में शामिल न होने का भी आग्रह किया। ठीक है ना? तो इस प्रकार ये जो है कि अगर हम अपने सीनियर कोई बैठा है लोकसभा में, उसका सम्मान होना चाहिए।
तो देखते हैं फाइनली क्या होगा। तो उसमें अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा ना, हैदराबाद के एमपी हैं असुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक नारा दिया था फिलिस्तीन के बारे में, है ना, जय फिलिस्तीन नाम से। तो अब देखते हैं कि क्या इसमें कहा जाएगा कि किसी दूसरे देश के बारे में हम जयकारा लगा सकते हैं या नहीं, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी, वो चीजें हमें इसमें देखी देखनी भी है, ठीक है ना। और जैसे बरेली की बात करते हैं तो बरेली एक एक भाजपा ऐसे सांसद हैं, छत्रपाल छत्रपाल सिंह गंगवार, उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र कहकर अपनी शपथ समाप्त की। और हैदराबाद की ये जो असुद्दीन ओवैसी हैं, उन्होंने फिलिस्तीन का नारा दिया था। तो ऐसे कई उदाहरण जो हैं वो देखने को मिले थे अब की बार जो ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसके दौरान। लेकिन अब देखते हैं क्या परिवर्तन इसमें देखा जाता है। एक क्वेश्चन आप बताने का प्रयास करेंगे, उससे पहले आप ये देख सकते हैं, ये कौन है? ये हैं हमारे लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष, जिनका नाम है ओम बिरला। ये 17वीं लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे और वर्तमान में जो चल रही है 18वीं लोकसभा, उसके भी वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं दूसरी बार। राजस्थान की जो कोटा लोकसभा सीट है ना, वहां से ये सांसद रह चुके हैं। तो चलिए, अब आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई भी मुश्किलात आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपने लिखा होगा इसमें 5 वर्ष, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। 5 साल का समय होता है। कोई भी अगर सांसद बनकर जाता है, लोकसभा सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या हैं? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, कोई भी वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वो पागल भी ना हो और वो दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, तो फिर वो लोकसभा का सदस्य बनने के काबिल है। ठीक है ना? तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा चुनाव 2024 आपको पता है, अभी हाल ही में हुए। कितनी सीटों पर मतगणना हुई थी? आपको लिख देना है उसमें 543, तो आपका इसमें ठीक रहेगा। अगर हम इस लोकसभा की बात करें, जितने भी हमारे भारतीय राज्य हैं, उनमें से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें कहां पर है, तो आपको लिख देना है महाराष्ट्र का नाम। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 48 हैं। और उससे भी ज्यादा अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का नाम आता है। उत्तर प्रदेश में कितनी है? वहां पर है 80। ठीक है ना? तो ये दो जो है वो टॉप में आते हैं। क्लियर हुआ? और एक नाम शायद आपने और सुना है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितनी है? तो वहां पर लोकसभा की 42 सीटें हैं। क्लियर है? चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जायका, वैसे इसे बोलेंगे जायका नहीं बोलेंगे, जीका बोलेंगे। जीका केसेस इन महाराष्ट्र, गवर्नमेंट आस्क स्टेट्स टू मेंटेन विजिल। हाल ही में महाराष्ट्र में जीका वायरस का एक मामला देखने को मिला और इसको लेकर वहां की सरकार ने राज्यों से सतर्कता बरतने को कहा है। मूल रूप से इन्होंने किसके लिए परामर्श जारी किया है? जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, उनकी जांच पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परामर्श जारी किया है। विद सम केसेस ऑफ द जाइका वायरस रिपोर्टेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन वेडनेसडे issued an advisory to all state highlighting the need for maintaining constant vigil। तो भारत सरकार का जो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, इन्होंने बुधवार को सभी राज्यों को परामर्श जारी कर दिया है कि निगरानी रखनी चाहिए। कुछ समय पहले आपको पता है कोविड कोविड 19, इससे हम बाहर निकले हैं अभी। चलो, अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, जहां की बात हो रही है, जिस राज्य में ये जीका वायरस देखने को मिला है, वहां के वर्तमान में राज्यपाल कौन है बताएं? एक सेकंड रुकना जरा। चलिए जी, अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा रमेश बैस, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, बहुत ही बढ़िया।
जब हम बात करें बनवारी लाल पुरोहित की, तो ये कहाँ के हैं? तो ये पंजाब से संबंधित हैं। केवल्य त्रिविक्रम प्रनायक की बात करते हैं तो ये कहाँ के हैं? ये हैं अरुणाचल प्रदेश। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की बात की जाए तो आप कमेंट में बताएंगे कि ये वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। स्मार्ट सिटीज मिशन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2025। स्मार्ट सिटी मिशन को 2025 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। और ये जो मिशन है, हमारे अभी वर्तमान की जो एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए का प्रथम कार्यकाल था, उस समय ये इस मिशन को लागू किया गया था। और इसमें अभी इसको कब तक बढ़ाया गया है? 31 मार्च 2025 तक इसको बढ़ाया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। अंडर द एससीएम लॉन्च इन 2015 100 सिटी वर चूजन। ये जो स्कीम लगाई गई थी, इसमें 100 शहरों का चयन किया गया था। इस मिशन में देश के चुनिंदा शहरों के भीतर के क्षेत्रों को एक क्षेत्र विकास की योजना के आधार पे मॉडल क्षेत्रों के रूप में विकसित करना था। एक बेहतरीन विकास कर देना उस एरिया का। ऐसे 100 शहर चयनित किए गए थे। ठीक है, अभी इसको और बढ़ाया गया है ताकि इसमें और सुधार लाया जा सके। कई बार पूछ लिया जाता है इसमें कि स्मार्ट सिटीज मिशन एससीएम को वर्ष रिक्त स्थान में लागू किया गया था। ये आपका वनडे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखना है। कब की बात है ये? जून 2015 में इसको लागू किया गया था। 100 शहरों को इसमें चयनित किया गया। क्लियर हुआ? अब चलते हैं हम नेक्स्ट। हेमंत सोरेन टेक्स ओथ एज झारखंड सीएम फॉर थर्ड टर्म। हेमंत सोरेन की जो चेहरा है वो तो आपने जरूर देखा होगा। ये झारखंड के तीसरी बार सीएम बने हैं। और जैसे बात करते हैं, इन्होंने डेवलपमेंट करने के लिए अहम योगदान दिया है। और इनसे पहले, जस्ट ही पहले अगर हम बात करें, चंपई सोरेन यहाँ पर मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन बात करें हम 3 जुलाई की, आज क्या है? 5 जुलाई है। तो परसों की अगर बात करें तो परसों चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था राज्य के राज्यपाल को। और राज्यपाल का नाम आपको पता होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं झारखंड में वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो नाम आएगा सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन को इन्होंने सौंप दिया अपना इस्तीफा। इस्तीफा देने के अगले दिन, यानी कि कल शाम 4 जुलाई को, चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन जो हैं वो मुख्यमंत्री बनाए गए। और ये मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कितनी बार शपथ ली है? तीसरी बार। अगर वैसे पूछा जाए कि झारखंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन से नंबर के हैं, तो वो 13वें मुख्यमंत्री हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हेमंत सोरेन के बारे में जैसे हम बात करें तो ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो वहां पर एक पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन। उन्होंने राजभवन में झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली। चंपई सोरेन जिन्होंने इस्तीफा दिया था परसों, उनकी अगर बात की जाती है तो वो 152 दिन तक, केवल 152 दिन तक सीएम रहे थे। 2 फरवरी 2024 को सीएम बने थे और 3 जुलाई 2024 को, यानी कि परसों ही, ये इस्तीफा दे चुके। उनके बाद में फिर से दोबारा एंट्री हो चुकी है किसकी? हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया था जमीनी मामले को लेकर और बाद में उनको छोड़ दिया गया था। अभी पिछले ही महीने जून को छोड़ा गया था, 28 जून को। ठीक है, अब फिर से एंट्री हो चुकी है इनकी। तो चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये रहे कौन? ये हैं अभी वर्तमान के जो सीएम बने हैं, सोरेन।
कौन से सोरेन है ये? हेमंत सोरेन है, ठीक है ना? और यहाँ जैसे हम बात करें, ये चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चेहरा किसका है? ये है चंपई सोरेन। तो इन्होंने इस्तीफा दिया वहाँ के राज्यपाल को, राधा कृष्णन को। उनके बाद में एंट्री किसकी हुई है एज ए पीएम? तो सोरेन। कौन से हैं ये? हेमंत सोरेन है ये। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो ये कुछ बातें और भी आप पढ़ सकते हैं, इनके बारे में डिटेल दी गई है। झारखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं आपको ये बताना है, जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। झारखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? अगर आपने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 81, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। और जैसे इस झारखंड की लोकसभा सीटों के बारे में बात की जाए, तो लोकसभा की सीटें कितनी हैं इस झारखंड से? तो आप लिखेंगे 14। वहीं जब हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं यहाँ से, क्या आप बता सकते हैं झारखंड से? तो आपको इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, अंदाजा लगा लीजिए अगर आपको पता हो तो। अगर आपने 6 लिखा होगा तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। राज्यसभा की सीटें 6 हैं, लोकसभा की सीटें 14 हैं। तो ये आपकी कक्षा आज की इतनी ही थी। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए कक्षा को, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इस कक्षा की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है ना? जितनी भी कक्षा आज तक अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैंने करवाई हैं करंट अफेयर से संबंधित, उन सब की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दी हैं। ज़्यादा अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं तो अपने यूट्यूब पे जाइए, वहां पर आपको एक कम्युनिटी नाम से ऑप्शन दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम के मैंने बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि वहां से आपको पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा आप हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ट्विटर एटसेट्रा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकते हैं। एडू रोही 24 आपको सर्च करना है। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें।